1989 से लेकर अब तक 8 प्रधानमंत्री हुए हैं। एक कोई गांधी प्रधानमंत्री हुआ हो तो बता दीजिए। इन्हें क्या आपत्ति है कि हमारी पार्टी के अध्यक्ष कोई गांधी हो या इस फैमिली से हो? इन्हें क्या आपत्ति है? आप काम करिए, रोजगार दीजिए, महंगाई कम कीजिए, महिला सुरक्षा लाइए, किसानों के लिए कुछ करिए। सुबह से शाम तक नेहरू जी से शुरू करते हैं, रात को राहुल गांधी तक का नाम लेकर ही नींद आती है। पहला है हिंदुत्व, दूसरा राष्ट्रवाद और तीसरा है लाभार्थी ब्रांड। बीजेपी कहती है फिलहाल तीनों हमारे पक्ष में और कोई भी संकेत ऐसा नहीं मिलता कि हमारे वोट खिसकने वाले। सवाल है ना कि मोदी वर्सेस कौन? मोदी वर्सेस इंडिया, मोदी वर्सेस भारत की जनता, मोदी वर्सेस हिंदुस्तान। जो आपके सहयोगी दल है उनके पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है। कुछ राज्यों में हम कमजोर हैं, वहाँ के स्थानीय दलों को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। आपके अलायंस के अंदर मायावती नहीं है, अकाली दल नहीं है और कुछ दूसरी पार्टियां भी नहीं है। क्या कोई खास वजह इनसे दूरी की? नहीं, हमने तो दरवाजे खिड़कियां हमारे खुले हैं, लेकिन संविधान को बचाने के लिए जो शामिल होना चाहें उनका स्वागत हम शुरू से कर रहे हैं। एक सवाल राहुल जी को लेकर, और वो कहाँ से चुनाव लड़ेंगे? ये निर्णय पार्टी करती है। क्या पवन खेड़ा सोचते हैं भारत एक हिंदू राष्ट्र होना चाहिए? देखिए, भारत एक संविधान से चलने वाला देश होना चाहिए और है। आम आदमी पार्टी को लेकर आपको क्या लगता है? टेंशन बन रही है आपके लिए? पंजाब गया आपका, दिल्ली आपका गया, गुजरात में आपका बहुत सारा वोट आम आदमी पार्टी ले गई। मतलब जहाँ जहाँ जा रही है कांग्रेस की बेल्ट में जा रही है। उसके बाद क्या ये माना जाए कि आप अगर दिल्ली में गठबंधन के लिए गंभीर हैं आम आदमी पार्टी के साथ? साल 1984 में 400 से ज़्यादा सीटें जीतने वाली कांग्रेस आज अपने इतिहास में संकट के सबसे बड़े दौर से गुजर रही है। 2014 और 2019 में जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनमानस पर अपनी एक छाप छोड़ी, ये किसी से छिपी नहीं है। हालांकि कांग्रेस ने हिमाचल और कर्नाटक के चुनावों में जिस तरह से जोरदार जीत दर्ज की है, उसके बाद कांग्रेस 24 के आम चुनावों में कमबैक की तैयारी कर रही है। बातचीत करेंगे आज हमारे साथ कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा जी हैं। जानेंगे इनसे 24 के लिए क्या कुछ इनकी पार्टी की तैयारियां हैं। पवन जी, स्वागत है आपका नवोदय धन्यवाद ग्रुप में। धन्यवाद मुकेश जी। पहला सवाल तो यही है कि आपके राज्यसभा और लोकसभा के लगभग 80 से 84 सांसद हैं, और जिस तरह से 2 राज्यों में आपको जीत मिली है, एक बड़ी जीत खासतौर पर कर्नाटक में आपको मिली है, जोश तो आपका हाई होगा ही। 24 की क्या कुछ तैयारियां हैं? जोश हाई जीत से तो हुआ ही मुकेश जी। जोश हाई हुआ जब भारत जोड़ो यात्रा के दौरान लोगों से संपर्क राहुल जी का हो रहा था, हम सब साथ चल रहे थे पीछे पीछे, तो जो लोगों का मूड समझ में आया। आप लोग सर्वे करते हैं ना, मूड ऑफ द नेशन, तो हमारा भी एक मूड ऑफ द नेशन सर्वे हम लोग भी कर रहे थे चलते चलते। उससे समझ में आया कि जो हम कहना चाह रहे हैं लोग समझ रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ में आ रहा है लोगों को कि जो अब तक हो रहा है पिछले 5, 7, 9 सालों में, लोगों को वो बर्दाश्त अब नहीं हो रहा। तो उससे हमारा स्वाभाविक सी बात है आत्मविश्वास बढ़ा। फिर उसके बाद ये 2 राज्यों में जीत हुई तो बिल्कुल और आत्मविश्वास बढ़ा। ऐसे कौन से मुद्दे हैं जो आपको लगता है कि 24 के चुनावों में हिट करेंगे? बेरोजगारी, महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा है। सामाजिक सौहार्द भी एक बहुत अहम मुद्दा है। और जिस संवेदनशीलता से कोविड की मौतों पर प्रधानमंत्री का भी और सरकार का भी जो रवैया रहा, नोटबंदी को लेकर जो रवैया रहा, जीएसटी को लेकर जो रवैया रहा, ये तमाम मुद्दे लोगों को अब धीरे धीरे समझ में आ रहे हैं। क्योंकि पहले पिछले 9 साल में ये होता था कि एक मुद्दे से ध्यान हटाने के लिए दूसरा क्रिएट कर दिया। अब लोगों को ये बात समझ में आ गई कि साहब हमारा ध्यान बटाया जा रहा है ताकि हम इन मुद्दों पर केंद्रित तरीके से नहीं सोच पाएं। जी, प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि 4 दशक तक कांग्रेस ने पंचायती राज व्यवस्था के लिए कुछ नहीं किया। 6 लाख गाँवों में से 18,000 आपकी किस्मत में आए, 5,90,000 तो हमने किए ना। अब मैं कहूँ, जिस वक्त हिंदुस्तान आज़ाद हुआ कितने गाँव में बिजली थी? पंचायती राज, सिर्फ पंचायत घर बनाने से पंचायती राज सुदृढ़ नहीं हो जाता। राजीव गांधी ने पंचायती राज को जिस तरह से एक संविधान में संशोधन लाके ताकत दी पंचायती राज को, उसका कोई मुकाबला कर सकता है? बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा जी। वे कहते हैं कांग्रेस पार्टी एक परिवार की पार्टी है, इसलिए 40-50 सालों से कांग्रेस से जुड़ाव रखने वाले लोग पार्टी को छोड़ रहे हैं। एक विचारधारा वहाँ पर नहीं है, लोगों को मौका नहीं मिलता कांग्रेस पार्टी के अंदर। साहब मुझे बताइए, आपसे मुझे मालूम पड़ा कि नड्डा जी अध्यक्ष हैं, क्योंकि हमें तो सिर्फ अमित शाह का ही चेहरा दिखता है, चाणक्य तो वही दिखते हैं चारों तरफ। चलिए मान लेते हैं नड्डा जी अध्यक्ष हैं।
अब नड्डा जी से कहिए कि आप क्या चुनाव होकर आए थे, कैसे बने अध्यक्ष, किसने वोट डाले? अरे हमारे यहाँ तो खड़गे साहब चुनाव से जीते हैं। मुकेश जी 1989 से लेकर अब तक 8 प्रधानमंत्री हुए हैं, एक कोई गांधी प्रधानमंत्री हुआ हो तो बता दीजिए। इन्हें क्या आपत्ति है कि हमारी पार्टी के अध्यक्ष कोई गांधी हो या इस फैमिली से हो? इन्हें क्या आपत्ति है? हमने तो चुनाव भी कर लिया, खड़गे जी जीत के अध्यक्ष भी बन गए। अब इन्हें हमारी विचारधारा से शिकायत है तो हेमंत बिस्वा शर्मा इनकी पार्टी में चले गए, उनको मुख्यमंत्री बना दिया। ज्योतिरादित्य सिंधिया इनकी पार्टी में चले गए, उनको मंत्री बना दिया। अजीत पवार इनकी पार्टी में गए, उनको उप मुख्यमंत्री बना दिया। तो क्या आपके पास कमी है अच्छे लोगों की कि लोग भी आपको दूसरी पार्टियों से लेने हैं? अरे आप अपनी सरकार के लिए आपको चुना गया है, सरकार चलाने के लिए, चलाइए सरकार। जो वादे किए हैं वो पूरे कीजिए। कांग्रेस को देखते रहते हैं, राहुल गांधी को देखते रहते हैं, क्यों? क्या परेशानी है आपको हमसे? आपको क्यों चुना है लोगों ने? आप काम करिए, रोजगार दीजिए, महंगाई कम कीजिए, महिला सुरक्षा लाइए, किसानों के लिए कुछ करिए। सुबह से शाम तक नेहरू जी से शुरू करते हैं, रात को राहुल गांधी तक का नाम लेकर ही नींद आती है इनको। आप कहते हैं कि व्यापम हो गया, राफेल हो गया, कोविड, महंगाई, बेरोजगारी, ये बड़े मुद्दे आपके हिसाब से, लेकिन वो कहते हैं कि 3 तलाक, राम मंदिर, वो जो तमाम जो बड़े काम 9 सालों के दौरान उन्होंने किए, वो कहते हैं कि लोग हमको इन मुद्दों के दम पे वोट डालेंगे। राम मंदिर अदालत से हुआ, इनका क्या इसमें योगदान था? हमें तो याद आता है 1990 के दशक में जब हम लोग कहते थे कांग्रेस पार्टी की अदालत तय करेगी, तो अडवाणी जी कहते थे कि ये तो आस्था का मामला है, अदालत कैसे बीच में आ गई? फिर मोदी जी तक आते आते मोदी जी भी यही कहने लग गए अदालत तय करेगी। अब अदालत ने तय कर दिया तो श्रेय लेने आ गए साहब, हमने किया। आपने क्या किया? ये तो अदालत का निर्णय था। रही बात 3 तलाक की, तो 3 तलाक करिकुलम से बाहर का सब्जेक्ट है साहब। करिकुलम में आपके महंगाई, बेरोजगारी, महिला सुरक्षा, वो कहां गया? जो ही हम उसको इनको करिकुलम पे लाते हैं, ये करिकुलम से बाहर भाग जाते हैं। इनको बार बार हम खींच खींच के करिकुलम पे लाएंगे और लाते रहेंगे। ये कहते हैं यूसीसी पे काम कर रहे हैं, नया संसद भवन बनाया, आप लोगों को पछता नहीं है सब। लाइए यूसीसी का ड्राफ्ट दीजिए। कहां है यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट? हवा में चला दिया साहब, यूनिफॉर्म सिविल कोड होगी। उसमें आनंद मैरिज एक्ट का क्या होगा? उसमें जैन संप्रदाय का क्या होगा? उसमें बुद्धिस्ट का क्या होगा? उसमें ईसाइयों का क्या होगा? उसमें मुसलमानों का क्या होगा? चलिए इन सब से आपको दुश्मनी है, मान लेते हैं। आदिवासियों का क्या होगा? या उनसे भी दुश्मनी है? तो आपका मन में आप खुद क्लियर नहीं हो, आप बोल दोगे यूनिफॉर्म सिविल कोड, सिर्फ राजनीति करनी है इसलिए बोल रहे हो। कहां है उसका ड्राफ्ट? कहां है उसका लेखा जोखा? दिखाइए क्या है यूनिफॉर्म सिविल कोड, फिर चर्चा करें उस पर। हम तैयार हैं चर्चा करने को। लेकिन आपके सहयोगी आम आदमी पार्टी हो या फिर शिवसेना हो महाराष्ट्र वाली, या फिर हिमाचल में आपके कैबिनेट मंत्री हो, वो सपोर्ट कर रहे हैं यूसीसी को। हम तो कह रहे हैं साहब सामने तो लाइए। हवा में आप कुछ कह दें तो हम ना उसका विरोध करेंगे ना हम समर्थन करेंगे। सामने तो लाइए, किस चीज का विरोध करना है या समर्थन करना है। यूं ही थोड़े हम समर्थन कर देंगे या विरोध कर देंगे। लाइए सामने, क्या है आपकी यूनिफॉर्म सिविल कोड का खाका क्या है? कुछ खाका तो बनाया होगा आपने। इससे पहले ही आपने देखा सीएए एनआरसी लाए, क्या हुआ उसका बताइए। तो ये सिर्फ शिगुफे छोड़ने होते हैं ताकि समाज में विवाद पैदा हो और विवाद चलता रहे। मुसलमानों को लेकर आपकी राय क्या है? क्योंकि आप लोग कह रहे हैं कि मुसलमानों की स्थिति बदतर हुई है, जबकि बीजेपी कहती है कि सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के हिसाब से मुसलमान अब अच्छी पोजीशन में हैं। बर्बादी सबकी हुई है, ऐसा नहीं कि सिर्फ मुसलमान की बर्बादी हुई। हिंदुओं को भी नहीं बख्शा है, ईसाइयों को भी नहीं बख्शा है। बेरोजगार तो सब हुए ना। जब छोटे और लघु उद्योग बंद हुए तो उसमें क्या हिंदू और क्या मुसलमान, सब बराबर। कोविड में जब मौतें हुई तो क्या हिंदू और क्या मुसलमान। जीएसटी की जब मार पड़ती है तो कौन सा हिंदू कौन सा ईसाई, सबको बराबर ढंग से मारा है। तो ये नहीं कहेंगे हम कि सिर्फ एक तबके को नुकसान पहुंचा है। पूरे हिंदुस्तान को, पूरे भारत को और पूरे इंडिया को ये लोग नुकसान पहुंचा रहे हैं। जी पवन जी, पीएम मोदी या नरेंद्र मोदी एक ब्रांड है अपने आप में, बीजेपी की तरफ से, एनडीए की तरफ से। बीजेपी 3 मुद्दों पर चुनाव लड़ती है। पहला है हिंदुत्व, दूसरा राष्ट्रवाद और तीसरा है लाभार्थी ब्रांड। बीजेपी कहती है फिलहाल तीनों हमारे पक्ष में और कोई भी संकेत ऐसा नहीं मिलता कि हमारे वोट के खिसकने वाले हैं। देखिए साहब, ब्रांड तो मार्केट में चलती है, हम तो लोकतंत्र को बाजार नहीं बनने देंगे। आप इसको बाजार मानोगे तो आप मोदी को ब्रांड मानोगे। यही हमारी शिकायत है इनसे। ये जो बाजार की मानसिकता है ना, कि आप वोटर को कंज्यूमर मान के चल रहे हो कि उपभोक्ता है, अच्छी स्कीम्स का उपभोक्ता नहीं है, ब्रांड का उपभोक्ता है। लेकिन सर, लोगों का भी तो सवाल है ना कि मोदी वर्सेस कौन सा चेहरा है जो मोदी का मुकाबला कर सकता है। अगर लोग मोदी के बजाय किसी और को ऑप्शन के तौर पे देखें तो कौन? ये आप जैसे एक पत्रकार 2003 में भी हमसे मिले थे कि साहब अटल जी वर्सेस कौन। इसका जवाब लोगों ने उनको दे दिया था।
24 में आपके इस सवाल का जवाब जनता दे देगी। मोदी वर्सेस इंडिया, मोदी वर्सेस भारत की जनता, राहुल गांधी वर्सेस हिंदुस्तान। एक एक वोटर, आप एक आदमी का नाम ले रहे हो, मैं कह रहा हूं पूरा वोटर मोदी के खिलाफ खड़ा है। मोदी वर्सेस इंडिया। जी, आपके नाम को लेकर INDIA को लेकर भी विपक्ष लगातार हमले कर रहा है। अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, कोई आपत्ति है इनको? एम्स में भी इंडिया आता है, कोई आपत्ति है इनको? IIT में भी इंडिया आता है, आपत्ति है इनको? ये क्या मतलब है साहब? इंडिया नाम नहीं रख, क्या मतलब है ये जी? इनको इंडिया नाम से भी अब नफरत हो गई। आप कांग्रेस से नफरत करिए, कोई दिक्कत नहीं, राहुल गांधी से नफरत कीजिए, नेहरू जी से नफरत कीजिए, महात्मा गांधी से नफरत कीजिए, लेकिन भगवान के वास्ते हिंदुस्तान से, इंडिया से, भारत से तो नफरत मत कीजिए। मोदी फैक्टर की काट क्या आपके पास? 1971 के अंदर जब इंदिरा जी थी तो तमाम विपक्षी दलों ने गोलबंदी कर दी थी, लेकिन वो बैकफायर हो गया और वो सब परास्त हो गए। आप लोग इस वक्त पूरी गोलबंदी कर रहे हैं, इंडिया के अंदर तमाम दल आपने बुलाए हैं जो आपकी विचारधारा से मेल खाते हैं। ऐसा तो नहीं कि यहाँ कुछ नुकसान? 77 में भी इंदिरा जी के खिलाफ सब गोलबंदी हुई, जीते वो लोग। 2003 में भी हम लोगों ने एक UPA बनाया, हम जीते, 2 बार जीते, लगातार जीते। तो अलायंस आज की हकीकत है। अलायंस अटल जी ने भी किया, सरकार चलाई, जरूरत भी है, आवश्यकता है और हकीकत है। अटल जी ने भी 2 बार चुनाव जीता, अलायंस के ही माध्यम से जीता। और मनमोहन सिंह जी के वक्त तो आपने देखा ही है, आने वाले वक्त में देख लीजिएगा। और हम तो नरेंद्र मोदी जी को भी चुनौती देते हैं, क्यों अब NDA याद आ गया जी? अब तक तो NDA भूल चुके थे, अब NDA याद आ गया। कर दें बंद, बोलें कि साहब भारतीय जनता पार्टी अकेला चुनाव लड़ेगी 543 सीटों पर। देखते हैं हम भी कितना 56 इंच है, हमें भी मालूम पड़ेगा। उत्तर प्रदेश इस देश का सबसे बड़ा स्टेट है जहाँ से सबसे ज़्यादा सांसद चुन के आते हैं, 80 सांसद वहाँ से आते हैं। कांग्रेस की क्या कुछ तैयारी है? क्योंकि बीजेपी कह रही है इस बार 80 में से 80 सीटें लेकर आएंगे। नहीं, उनका तो बस चले तो 80 में से 90 ले आए उनका क्या कर सकते हो आप। लेकिन देखिए, उत्तर प्रदेश की हकीकत अब बदल चुकी है। उत्तर प्रदेश में भी महिला सुरक्षा एक बहुत बड़ा मुद्दा बना, बेरोजगारी, महंगाई एक बहुत बड़ा मुद्दा बना है। हमारी अपने संगठन में कुछ कमजोरियां हैं जिन्हें हम दूर कर रहे हैं। और उसके बाद आपको दिखेगा 2009 कोई ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, 3 चुनाव पुरानी बता रहा हूं मैं आपको। 3 चुनाव पहले, एक्चुअली 2 चुनाव पहले, 19 और 14 से पहले 9 में कांग्रेस पार्टी की 22 सांसद उत्तर प्रदेश से चुनकर आए थे। ये हम भूल क्यों जाते हैं, कैसे आए इतनी जल्दी? ऐसा तो हो नहीं सकता कि सब हमारा वोट ही खत्म हो गया। वोट है हमारा, हमें अपने संगठन को मजबूत करके उस वोट को बटोरना और समेटना, ये एक चुनौती है जो हम बिल्कुल अच्छी तरह से उसको निभाएंगे। जी, आपका जो गठबंधन है इंडिया, उसके अंदर आपको लगता है कि जो आपके सहयोगी दल है उनके पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है, सिर्फ आपका वोट लेने के लिए, आपकी ज़मीन पर ही वो आपसे सीटें मांगने की डिमांड आपसे वो लोग कर रहे हैं? ऐसा नहीं है। कई राज्यों में हम बहुत मजबूत हैं तो कई राज्यों में हम इतने मजबूत नहीं हैं। वहाँ के स्थानीय दल मजबूत हैं। अब वो स्थानीय दल अपना वजूद आने से पहले कहाँ थे, क्या थे, वो अलग मुद्दा है। आज की तारीख में जो ज़मीनी हकीकत है उससे हम बच के भाग नहीं सकते। कुछ राज्यों में हम कमज़ोर हैं, वहाँ के स्थानीय दलों को हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। लेकिन कई ऐसे चेहरे हैं जो आपका विस्तार अपने राज्य में नहीं देखना चाहेंगे। उत्तर प्रदेश की बात करें तो अखिलेश यादव यहाँ पर हैं, वेस्ट बंगाल अगर हम जाते हैं तो वहाँ ममता बनर्जी है, दिल्ली की अगर बात करते हैं तो यहाँ अरविंद केजरीवाल है। यहाँ कैसे आप मैनेज करेंगे खुद को? ऐसा नहीं है, आज सबको स्थिति पता है, हकीकत सबको पता है। सब जानते हैं कि अगर 24 में इन्हें नहीं हराया तो शायद 29 में चुनाव ही ना हो, शायद लोकतंत्र खत्म हो जाए। ये भय सबके मन में है। और जिस तरह से एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है, सबको लगता है कि अब आवश्यकता है कि मिलकर इस बार इनको शिकस्त दी जाए। पवन जी, आम आदमी पार्टी को लेकर आपको क्या लगता है? टेंशन बन रही है आपके लिए? पंजाब गया आपका, दिल्ली आपका गया, गुजरात में आपका बहुत सारा वोट आम आदमी पार्टी ले गई, मतलब जहाँ जहाँ जा रही है कांग्रेस की बेल्ट में जा रही है। देखिए, चुनौतियां हैं, कई राज्यों में नई चुनौतियां आई हैं, लेकिन उन चुनौतियों को से हम डर के बैठ तो नहीं जाएंगे। हम अपने संगठन को हर राज्य में मजबूत करेंगे और ये हमें करना भी चाहिए। बीजेपी कहती है आप दबाव में, आम आदमी पार्टी जरा सा आपसे नाराज होती है आप तुरंत सरेंडर कर देते हैं। देखते हैं, इनकी जिस दिन 100 सीटों पे आ जाएंगे फिर हम इनका भी दबाव देखेंगे। अटल जी का भी दबाव हमने देखा था। दबाव नहीं होता, सबसे सामंजस्य बनाना एक चुनौती होती है और एक कला होती है। अटल जी में थी, इसमें कोई शक की बात नहीं है। मोदी जी में बिल्कुल नहीं है, इसमें भी कोई शक की बात नहीं है। अपनी पार्टी में वो सामंजस्य नहीं बना सकते। कभी गडकरी जी के खिलाफ कहानियां शुरू हो जाती हैं आनी, हमें भी मालूम है क्या चल रहा है ऊपर।
अलका लांबा कांग्रेस की मीटिंग से बाहर आती है और वो कहती है कि दिल्ली की 7 सीटों पर हमें तैयारी करने के लिए बोला गया है। संदीप दीक्षित कहते हैं भ्रष्टाचार जड़ों में है आम आदमी पार्टी की। उसके बाद क्या ये माना जाए कि आप अगर दिल्ली में गठबंधन के लिए गंभीर हैं आम आदमी पार्टी के साथ? जाहिर सी बात है, अपने संगठन को मजबूत करना तो किसी को कोई गुरेज नहीं होना चाहिए, आपत्ति नहीं होनी चाहिए। सिर्फ इतना कोई अगर कहता है कि हमें हर सीट पे अपनी पार्टी को मजबूत करना है, कल को जब समझौता या कोई अलायंस होता है तो वो मजबूती उसी अलायंस के ही काम आएगी ना। मतलब तैयारी आपकी 7 सीटों पर? तैयारी पूरे देश में होनी चाहिए। अपने संगठन को मजबूत रखना क्या बुराई है? कल को वो संगठन मजबूत होगा, वो बंगाल में भी होगा तो अलायंस के ही काम आएगा। तो इसमें मुझे नहीं लगता कोई विवाद है। आपके अलायंस के अंदर मायावती नहीं है, अकाली दल नहीं है और कुछ दूसरी पार्टियां भी नहीं है। क्या कोई खास वजह इनसे दूरी की? नहीं, हमने तो दरवाजे खिड़कियां हमारे खुले हैं जी। लेकिन संविधान को बचाने के लिए जो शामिल होना चाहें उनका स्वागत हम शुरू से कर रहे हैं। जो आना चाहें उन हमारे दरवाजे उनके लिए खुले हैं जी। राजस्थान में लाल डायरी आजकल बहुत सुर्खियों में है। भाई लाएं, हम तो कह रहे हैं दिखाएं हमें भी लाल डायरी। तो हम भी कह सकते हैं हमें भी बहुत कुछ मालूम है। हो सकता है कि इनके कुछ केंद्र में बैठे मंत्रियों के भी नाम होंगे उसमें, फिर क्या करेंगे वो जी। पवन खेड़ा पीछे सुर्खियों में आए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के परिवार को एक टिप्पणी को लेकर। उसके बाद आपने कहा कि ये जुबान फिसलने की वजह से ऐसा हुआ, मेरी मंशा ऐसी नहीं थी, आपने कई मंचों पे कहा। लेकिन उसके बाद मणिपुर के मुद्दे पे आपने फिर से कहा सुरजेवाला, हाँ, आपने उनको समर्थन किया इस शब्द पे। देखिए, बात ये हो रही है कि जो संघर्ष चल रहा है आज, दानवीय प्रवृत्ति से संघर्ष चल रहा है। मुजफ्फरनगर का एक स्कूल का वाकया देखा या आपने मणिपुर का वाकया देखा, क्या ये मानव कोई ऐसा कोई मानवीय प्रवृत्ति उसमें दिखी आपको? बिल्कुल नहीं। तो फिर उसमें ये कह देना कि भाई एक दानवीय प्रवृत्ति से हम लड़ रहे हैं तो क्या गलत है जी। ये भी इसमें कहा गया कि संसद में प्रधानमंत्री 2 घंटे 13 मिनट बोले, हंसी ठिठोली उन्होंने की, फूहड़ मजाक किए। फूहड़ मजाक वो भी उस वक्त जब मणिपुर जल रहा हो, मणिपुर पे एक अविश्वास प्रस्ताव आपके सामने आया हो, उसके जवाब में आप जिस फूहड़ता से हंस रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। प्रधानमंत्री हैं, इतनी पुरानी सभ्यता के प्रधानमंत्री। अरे गौरवान्वित होना चाहिए आपको कि आप इतने बड़े देश के प्रधानमंत्री हैं, इतने ऐतिहासिक एक पद पर बैठे हैं आप। इस पद पर कैसे कैसे लोग बैठे हैं, क्या कद्दावर लोग थे वो, वहां बैठकर आप हंसी मजाक कर रहे हैं और वो भी इतनी फूहड़ता से कर रहे हैं। बड़ी निराशा हुई। आपके ऊपर बीजेपी ये भी आरोप लगाती है कि आप मणिपुर का मुद्दा हो या फिर मेवात का मुद्दा हो, इसे जोर शोर से उठाते हैं, लेकिन राजस्थान में जब रेप की घटनाएं आती है या फिर वेस्ट बंगाल में जब पंचायत चुनाव में इस तरह की वीडियो सामने आती है तब आप लोग साइलेंट हो जाते हैं। आइए राजस्थान पर, क्या राजस्थान की सरकार बलात्कारियों के साथ खड़ी हुई, उनकी रक्षा में खड़ी हुई? जैसे कठुआ में भारतीय जनता पार्टी के मंत्री खड़े हुए थे, जैसे उन्नाव में खड़े हुए थे, जैसे हाथरस में खड़े हुए थे, तुलना ही नहीं कर सकते। आप तो राजस्थान के रेप की बात कर रहे हैं। मैं राजस्थान जिस शहर से मैं आता हूं, उदयपुर, वहां जो हत्या हुई थी, वो जो 2 आतंकी थे वो भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस बेरर्स थे, लेकिन तुरंत एक्शन लिया अशोक गहलोत जी ने, उन्हें गिरफ्तार किया जी। तो सरकार किस तरह से रिस्पॉन्ड करती है किसी क्राइम को, उस पर निर्भर करता है। आप कहेंगे साहब वहां रेप हुआ, आप नहीं, अरे वहां सरकार ने तुरंत कार्रवाई की ना। आपकी तरह थोड़े कि झंडे लेकर कठुआ में बलात्कारियों के साथ खड़े हो गए। राहुल गांधी लद्दाख में थे पीछे और उन्होंने कहा कि चीन भारत की जमीन कब्जा चुका है, जबकि बीजेपी कहती है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने खुद चीन को जमीन सौंपी थी। 62 याद आता है बीजेपी को, 65 याद नहीं आता, 67 याद नहीं आता जब हमने शिकस्त दी, सिक्किम को हमने विलय करवाया वो याद नहीं आता, बांग्लादेश को मुक्त कराया वो याद नहीं आता। जहां जहां हम लोग जीते भारतीय जनता पार्टी को शर्म आ जाती है, हिंदुस्तान जीत कैसे गया। जहां हम हारे वो लिए फिरते हैं, साहब हार गए, नेहरू जी ने देखो 62 हार दिया। अरे 62 हारे तो लड़कर तो हारे, मजबूती से लड़े और फिर हारे। आपकी तरह क्लीन चिट तो नहीं दिया चाइना को कि साहब कोई घुसा ही नहीं, कोई आया ही नहीं। आपका अपना सांसद अरुणाचल का तापिर, वो खुद लिख लिख कर आपको चिट्ठी दे रहा है कि साहब यहां चीन घुस रहा है, गांव बना रहा है, शहर बना रहा है। तो आप उसको चुप कराइए, या तो वो झूठ बोल रहा है या सारे रक्षा विशेषज्ञ झूठ बोल रहे हैं, रिटायर्ड फौजी झूठ बोल रहे हैं, सब झूठ बोल रहे हैं, सिर्फ एक नरेंद्र मोदी सच बोल रहे हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? पवन जी, आपने शुरुआत में कहा कि हमने जो भारत जोड़ो यात्रा शुरू की उससे बहुत फ़ायदा मिला और लोगों को जानने का मौका मिला, लोगों के मुद्दे हमको समझ में आए। क्या भारत जोड़ो यात्रा 2 जल्द शुरू होने वाली है? अगर होगी तो क्या प्रारूप? ये निर्णय तो कांग्रेस अध्यक्ष लेंगे, खड़गे साहब। हमारे कई नेताओं का मानना है कि ये होनी चाहिए यात्रा।
पूरा खाका भी तैयार है, लेकिन कांग्रेस अध्यक्ष अंतिम निर्णय उनके हाथ में। एक सवाल राहुल जी को लेकर, और वो कहाँ से चुनाव लड़ेंगे? क्योंकि पीछे आपके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उत्तर प्रदेश के, उन्होंने कहा कि अमेठी की जनता चाहती है चुनाव यहाँ से लड़े। अजय राय जी ने अपनी मंशा और अपने कार्यकर्ताओं की मंशा बताई, जी, वो उनका हक है, लेकिन कौन कहाँ से चुनाव लड़ेगा ये निर्णय पार्टी करती है। पार्टी के भीतर एक पूरी एक मशीनरी है, एक कमेटी होती है, वो कमेटी निर्णय लेती है, वो अनुशंसा करती है। वो कोई भी हो, राहुल गांधी हो या पवन खेड़ा हो, मैं थोड़ी तय कर सकता हूँ मैं कहाँ से चुनाव लड़ूंगा, तो पार्टी के हाथ में होता है। जी, आपने ये कहा कि चुनावों में वोटों का ध्रुवीकरण करने की कोशिश की जाती है। क्या पवन खेड़ा सोचते हैं भारत एक हिंदू राष्ट्र होना चाहिए? देखिए, भारत एक संविधान से चलने वाला देश होना चाहिए, और है और रहेगा। ये किसी धर्म विशेष का देश नहीं हो सकता, ये सबका देश है, यही इसमें गुण है। नहीं तो हम में और पाकिस्तान में क्या फ़र्क रह जाएगा? हम क्या अपनी तुलना पाकिस्तान से करना चाहते हैं? बिल्कुल नहीं, कतई नहीं। एक आखिरी सवाल, कितनी उम्मीदें हैं कांग्रेस पार्टी को, कितनी सीटें मिलेगी 24 के चुनाव में? और दूसरा ये है कि आप 350 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कहते हैं आपके कई लोग, तो ऐसे में जो विपक्षी एकता की बात आप लोग करते हैं, तो बाकियों के लिए सीट्स कहाँ पर है इसमें? अब अगर 350 पे आप लड़ेंगे तो बाकी कहाँ लड़ेंगे चुनाव? वो तय करने दीजिए ना अलायंस को कि कौन कितनी सीटों पे कहाँ से लड़ेगा, तय होने दीजिए। और कितनी सीटें किसको मिलेंगी वो आपको वक्त पे मालूम पड़ ही जाएगा। बहरहाल इस देश को एक नया प्रधानमंत्री 2024 में मिलेगा। आप कितनी सीटें जीतेंगे? अब मालूम ही नहीं हम कितनी लड़ेंगे, तो हम कैसे बता दें कितनी जीतेंगे। लेकिन मैं ये आपको वादा कर सकता हूं कि इस देश में गैर भाजपाई इंडिया का नया प्रधानमंत्री 2024 की मई और जून में मिल जाएगा। चलिए पवन जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा जी। पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हैं 2024 के आम चुनावों में इस बार देश में बदलाव होगा और इस बार गैर बीजेपी सरकार सत्ता में होगी। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।